जय हिंद साथियों। स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इस वीडियो के अंदर टॉप 10 प्रश्नों का एनालिसिस कराते हैं। यह आपका सेट नंबर 11 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपका करीब आ चुका है और उस एग्ज़ाम को देखते हुए जीएस के पोर्शन में हमने स्टैटिक जीके, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मिलाकर 10 प्रश्नों का एक सेट तैयार करते हैं, जिसमें हम आपको पूरा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं और प्रश्नों से संबंधित और उनके आंसर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले होते हैं उन सभी को हम इसमें बताते हैं। तो जो टॉप 10 प्रश्न होते हैं उन सभी का संपूर्ण एनालिसिस हम इस वीडियो में कराते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी एग्जाम है दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस का, एग्जाम तक आपको इन सेटों को जरूर देख लेना है, क्योंकि इन सेट से आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। यहाँ पर है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अगर गोबी मरुस्थल की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर एशिया। तो गोबी मरुस्थल की बात करें तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? वो एशिया में है। अगर गोबी मरुस्थल की एग्जैक्ट हम लोकेशन की बात करते हैं, चीन और मंगोलिया में यह पड़ता है। यह एक ठंडा मरुस्थल है, ये आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है, अगर यहाँ पर अन्य ऑप्शनों की बात करते हैं जैसे यूरोप, यूरोप में कोई यहाँ पर मरुस्थल नहीं है। अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल होता है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थलों की, जैसे यहाँ पर है तकला मकान, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, जो कि चाइना में है। थार की बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान में है। दस्ते कबीर की बात करें तो यह ईरान में हो जाएगा। नाफूद की बात करते हैं तो नाफूद यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात, या जिसको हम यूएई के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, यहाँ पर आप याद कर लेंगे। हमद की बात करते हैं तो ये भी यूएई में, और काराकुम जो है वो तुर्कमेनिस्तान में, आप लोगों को याद कर लेने हैं। ये सब जो है मरुस्थलों के नाम हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 2, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अगर दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलीविया और कोलंबिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है वो हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्राज़ीलिया, ये आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे बड़े देशों की सूची की बात करते हैं तो पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। अगर भारत की स्थिति आप लोगों से कभी कभी पूछ ली जाती है कि विश्व के सबसे बड़े देशों की सूची में भारत का स्थान कौन से नंबर का, तो आप लोगों को याद कर लेना है 7वें स्थान पर भारत है, और अर्जेंटीना यहाँ पर 8वें स्थान पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अगर बात करें भूटान की, तो भूटान के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है, आप लोगों को इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है। तो आपका ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेघालय जो है वो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगर बात करते हैं भारत की भूटान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो 699 किलोमीटर आप लोगों को याद कर लेना है। और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो है भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आप मैप की सहायता से जानते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भूटान आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम हो जाएगा, यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ये सब जो है वो भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, अगर बात करते हैं भारत से कितने किस की सीमा सबसे अधिक लगती है और सबसे कम, और कितने देशों की सीमा लगती है, तो आप लोगों को यहाँ पर याद रख लेना है। भारत से सीमा बनाने वाले देशों की अगर संख्या की बात करते हैं तो वे 7 हो जाएंगे, और सबसे लंबी अगर सीमा लगती है तो वो बांग्लादेश की लगती है 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर जो होती है वो चीन की हो जाएगी 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की 3325 किलोमीटर। नेपाल से सीमा बनाता है भारत 1751 किलोमीटर, और यहाँ पर म्यांमार से 1643, और भूटान से मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पर मैंने आपको बताया भूटान से 699 किलोमीटर। और नेक्स्ट यहाँ पर है सबसे लास्ट में, अफगानिस्तान में सबसे कम सीमा भारत से बनाता है 106 किलोमीटर, आप लोगों को यहाँ पर याद कर लेना है। तो दोस्तों, ये फैक्ट आपको कैसे लगते हैं ये आप लोगों को बताना है। इन फैक्टों की मदद से हम इन 10 प्रश्नों में से लगभग 50 प्रश्नों को हम सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4, किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अगर किरू की बात करते हैं तो यहाँ पर जल विद्युत परियोजना आप लोगों को बतानी है। आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो दोस्तों, किरू जो हो जाएगी वो जम्मू कश्मीर की जल विद्युत परियोजना हो जाएगी। अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ इंपॉर्टेंट बांध परियोजनाएं, जल परियोजनाओं की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, जो कि चिनाब नदी पर है, जो जम्मू कश्मीर में है। किशन गंगा,
तुलबुल और उरी जो है वो झेलम नदी पर है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये आप लोगों को याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आरबीआई के पास कितने नोट छापने वाले प्रेस हैं? अगर बात करते हैं नोट छापने वाले प्रेसों की, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको दिखेगा आरबीआई के पास। अगर टोटल की आपसे बात करें तो 4 हो जाएंगे भारत के पास, लेकिन उस भारत में से आरबीआई के पास कितने हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 हैं। अगर बात करते हैं उन 4 की कि भारत में कितने यहाँ पर नोट छापने वाले प्रेस हो जाएंगे, तो 4 नंबर 1 देवास जो कि मध्य प्रदेश में है, नंबर 2 हो जाएगा नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा सलबोनी जो कि पश्चिम बंगाल में है, और नंबर 4 पर हो जाएगा मैसूर जो कि कर्नाटक में है। अगर बात करते हैं देवास और नासिक की, ये केंद्र सरकार के अधीन है या वित्त मंत्रालय के अधीन आप लोग कह सकते हैं। और सलबोनी और मैसूर की अगर बात करें तो ये आरबीआई के अधीन हो जाएंगे। तो आरबीआई अगर आप लोगों से मालूम करें तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टकसाल की, एक तो होते हैं दोस्तों प्रेस, एक होता है टकसाल जहाँ पर सिक्के बनते हैं, वहाँ उसको क्या बोलते हैं, हम टकसाल बोलते हैं। तो 4 प्रकार के सिक्के यहाँ पर टकसाल कितनी है, 4 हैं। तो 4 जो हैं वो कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले नोएडा, नंबर 2 पर हो जाएगा मुंबई, नंबर 3 पे हैदराबाद और नंबर 4 कोलकाता। इन 4 स्थानों पर भारत में टकसाल है जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। अगर बात करते हैं टकसालों की, तो अलग अलग टकसालों में अलग अलग प्रकार के सिक्के बनाए जाते हैं। इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक टकसाल दी गई है मुंबई की। मुंबई में अगर कोई सिक्का बना होगा तो उस पर इस प्रकार का निशान बना होगा डायमंड के तरफ का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको बीच वाला जो सिक्का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मुंबई टकसाल में बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। अगर हम निशान को यहाँ से हटाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये मुंबई में बना हुआ सिक्का हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करते हैं कोलकाता में अगर कोई सिक्का बनेगा तो यहाँ पर इस सिक्के पर कोई निशान नहीं मिलेगा। अगर नोएडा टकसाल में कोई सिक्का बना हुआ होगा तो यहाँ पर इस प्रकार से उसमें निशान मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉट का निशान आपको मिलेगा। अगर हैदराबाद की टकसाल में कोई सिक्का बना है तो वहाँ पर स्टार बना हुआ मिलेगा, जैसे ये सिक्का आप लोग देख रहे होंगे, ये हैदराबाद टकसाल का बना हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहचान होती है कि सिक्का कौन सी टकसाल में बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 6, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है शिमला, कोलकाता, चंडीगढ़ या फिर हैदराबाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में जो है IRDAI का क्या है, मुख्य कार्यालय है, और 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो दोस्तों परिसंचरण तंत्र वो होता है जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को, पूरे शरीर के अंदर ब्लड को पहुंचाता है, उस तंत्र को क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। आपके ऑप्शन है रक्त, धमनियां, हृदय या फिर छोटी आंत। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत जो है वो रक्त परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। अगर बात करते हैं परिसंचरण तंत्र की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा हृदय होता है वो सबसे अहम भूमिका निभाता है परिसंचरण तंत्र की। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसमें रक्त होता है, ब्लड होता है, धमनियाँ होती हैं, शिराएँ होती हैं, इन सभी का कार्य होता है हार्ट जो है इस सभी का कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर परिसंचरण कराने के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पर परिसंचरण तंत्र का चित्र देख लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 का, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन हैं? अगर बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो सबसे कम उम्र के आप लोगों से यहाँ पर मालूम किया है। तो आपके ऑप्शन है गीता शेट्टी, विराट कोहली, अभिनव बिंद्रा या फिर विश्वनाथ आनंद। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर कितनी उम्र में मिला था, तो 19 वर्ष की उम्र में मिला था, सन 2001 में इसको मिला था, ये आप लोगों को याद रख लेना है। और कब मिला था, तो 2008 का बीजिंग ओलंपिक हुआ था, यहाँ पर इनको गोल्ड मेडल मिला था। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है, इन्होंने गोल्ड मेडल जो जीता था वो बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सन 2001 में दिया गया 19 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट यहाँ पर है अगर राजीव गांधी, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को यहाँ पर याद रख लेना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जानते थे? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते थे। नाम इसका कब बदला गया? तो सन 2021 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। पहली महिला प्राप्तकर्ता की बात करते हैं तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को पहली महिला जिसने प्राप्त किया था तो वो कर्णम मल्लेश्वरी थी, सन 1994 में इन्होंने प्राप्त किया था।
पहले क्रिकेटर की बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर ने 1997 या 98 के दशक में 97 और 98 वाले जो खेल रत्न पुरस्कार थे उन्होंने सचिन तेंदुलकर ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 9, लीला सैमसन। लीला सैमसन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर सैमसन हो जाएगा। लीला सैमसन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया या फिर मोहिनीअट्टम। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से संबंधित है लीला सैमसन। अगर हम भरतनाट्यम की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम आप लोगों को याद रख लेने हैं। टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम से संबंधित है, वैजंती माला भरतनाट्यम से संबंधित है, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है, अनीता रत्नम जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद कर लेने हैं। और दोस्तों मैंने पिछले सेटों में भी आपको भरतनाट्यम से कुछ और नाम बताए हैं। जैसे जैसे ये डांस आपके आने वाले होंगे मैं आपको नए नाम और साथ में पुराने नाम मिलाकर भी आपको बताता रहूँगा। तो इसलिए आपको इन सभी सेटों को एक साथ जरूर देखना है, अपनी परीक्षा तक इन सेटों को पूरा जरूर कर लेना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपके लिए इसमें की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? यहाँ दोस्तों हर्षवर्धन से संबंधित मैंने आपसे 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर्षवर्धन से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। आपके ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, मत्रहरि या फिर मयूर। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास जो है हर्षवर्धन के दरबार में नहीं थे। कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे उन नवरत्नों में से एक कौन थे? कालिदास थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों से संबंधित भी आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो हमने आप लोगों को कराए हैं। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो अच्छी लगी है और हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो ये भी आपको लिखकर ज़रूर बताना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।